जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, मैं आपके लिए कुछ नए प्रैक्टिस सेट लेकर आज हाजिर हुए हैं। तो आप सभी साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है इस गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आप पे एक परिवार के भांति, एक मित्र के भांति हमसे जुड़िए और जो एजुकेशन से यहाँ पे संबंधित सारी वीडियो को अपलोड की जाती है, केवल एजुकेशन से रिलेटेड ही। तो आप लोग एक परिवार के सदस्य के जैसा जुड़िए और आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप भी एक परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप लोग का अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज भी कुछ नए प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस से लाए हैं और इसमें आज की क्लास में हम आपको प्रश्न कराएंगे। सारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने। अच्छे से प्रश्नों को बताएंगे, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आपसे एक प्रार्थना है, निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोग भी एक परिवार का हिस्सा बन गए हैं इस चैनल से, तो इस चैनल को थोड़ा बढ़ाने में अपना स्नेह प्यार जरूर दीजिएगा। बस आपका ही ये प्यार जो हमारे ऊपर बना रहता है। तो आइए हम लोग प्रश्न को अपना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहले प्रश्न पे, पहला देखिए, जो प्रश्न संख्या पहला जो कह रहा है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप यहाँ पे चित्र को देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है सही हो रहा है। तो श्री कृष्ण सिन्हा, कुंवर सिंह, बैकुंठ शुक्ला, जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे फिगर देख लिए और आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न जो है का उत्तर जो है आ गया होगा, श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। क्योंकि जो बिहार केसरी जो है, मतलब इनका कह सकते हैं पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, या इनको श्री बाबू के भी नाम से पुकारा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 1887 में इनका जन्म हुआ था और 1961 में इनका मृत्यु हो गया था। इसको भी आप लोग साथ साथ याद करते चलिएगा। और ये जो श्री कृष्ण थे, ये अखंड बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। अखंड मतलब पीछे जब हम लोग का देश आजाद नहीं हुआ था, 1946 से 1961 तक ये अखंड, यहाँ पे लिख देते हैं, अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंटों को आप ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण जी, यहाँ पे जो श्री कृष्ण थे, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, पहला हो गया। अब इन्हें जो है हम लोग श्री बापू और बिहार केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये जो थे 1946 और 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। कौन? तो श्री कृष्ण सिन्हा। ओके, इतना आप लोग का क्लियर हो गया। आगे ये प्रश्न आते हैं अगला, दूसरा प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए दूसरा जो प्रश्न क्या करे, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे कि कैसा प्रश्न है। दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि बिहार में बाढ़ से सर्वाधिक मृत्यु किस वर्ष हुई है। तो 2008 में, 2010 में, 2018 में, 1987 में। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो ए दे रहा है ये भी सही हो रहा है। यहाँ पे 2008 में, क्योंकि 2008 में जो बहुत कोसी में बहुत भयंकर बाढ़ आया था। आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्योंकि 50 साल से बिहार में ऐसा बाढ़ कभी नहीं आया था जब 2008 में आया था। इसमें 250 लोगों की जाने गई थी, बहुत ज़्यादा लोगों की जाने गई थी। और मरने वालों की जो संख्या हो गया था 2534 था। कितना था? तो 2534 था मरने वालों की संख्या। तो 2008 में बाढ़ जो है बहुत भीभत्स कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा आई थी। इसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। इसमें कम से कम करीब बता सकते हैं आपको कि 3 लाख जो घर हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। और 8,40,000 के समथिंग जो है एकड़ में फसल जो लगी थी वह क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। इसमें बिहार के कौन कौन से जिले शामिल थे? तो बिहार के अररिया था,
अररिया जिला हो गया, इसके बाद पूर्णिया हो गया, इसके बाद किशनगंज हो गया, इसके बाद मधेपुरा, सहरसा, सुपौल जिला, ये सब जो थे बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिले थे। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा जो साथियों प्रश्न कर रहा है कि 1932 और 1936 से बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे। 1932 और 1936 से पूछा है कि बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर हेनरी व्हीलर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और सर ह्यू लैंसडाउन स्टीफेंसन कौन थे। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही हो रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो रहा है, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ये जो थे 1932 से 1936 से 1932 और 1936 बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम राज्यपाल माने जाते थे। कौन? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ओके, इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का दिया गया है। यहाँ पे ये कब थे? तो ये 1920 से 1921 थे। ये कब थे? तो 1920 से 1921 थे। अब प्रथम जो थे बैरन सिन्हा भी थे। प्रथम जो थे ये बैरन सिन्हा भी इनका नाम था। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे सर ह्यू लैंसडाउन स्टीफेंसन, ये कब थे? तो ये 1927 से लेकर 1932 से लेकर 1932 तक ये बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम राज्यपाल थे। तो कभी भी आपके प्रथम राज्यपाल पूछेगा प्रश्न में तो डेट जो है यहाँ पे जरूर देगा, इसी तरह नहीं पूछ देगा। डेट देकर पूछेगा तो आप लोग वहाँ पे बता सकते हैं। अगर डेट नहीं देकर पूछता है तो सबसे पहले आपको इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग टाइप के रहेगा, तो उसके अनुसार आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। इनका भी हम बता सकते हैं कि सर हेनरी व्हीलर जो थे ये बिहार और उड़ीसा के ये भी जो थे प्रथम राज्यपाल थे। 1922 से 1927 बने थे। 1922 से 1927 थे इनका कार्यकाल था। ओके, आज सर जेम्स डेविड शिफ्टन का आपको मालूम हो ही गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं चौथा। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न कर रहा है कि बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो जरूर इसके बारे में तो आपको जरूर पता भी होगा। तो यहाँ पे ए विकल्प कर है 243 निर्वाचन क्षेत्र, 253 निर्वाचन क्षेत्र, 263 निर्वाचन क्षेत्र और डी कर है 273 निर्वाचन क्षेत्र। ए विकल्प जो है दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है 243 निर्वाचन क्षेत्र। अब यहाँ पे बातें आ गई कि जो बिहार विधानसभा है इसमें कितने सीटें को जो है आरक्षित रखा गया है, कितने सीटें को जो है आरक्षित रखा गया है। तो 243 सीटों में से 38 जो है साथियों 38 जो है अनुसूचित जाति के लिए रखा गया। 38 जो है अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है। ओके, और यहाँ पे जो दो जो रखा गया है ये जो है ये अनुसूचित ये जनजाति के लिए रखा गया है। ये अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया, आरक्षित सीटें रखा गया है। तो इस चीज को आप जरूर याद करिएगा। जो बिहार विधानसभा है इसमें कितने सीटें को आरक्षित रखा गया है। तो यहाँ पे 38 सीटें को जो रखा गया है अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है, और जो दो सीटें हैं उसे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखा गया है। ओके, इसके बाद आइए प्रश्न आते हैं 5। देखिए साथियों मैं आपको सारे प्रश्नों को करा रहे हैं बिहार से रिलेटेड। तो मेरा यही मेन मोटो है कि आप लोग जो इस बार बिहार 7 फेज का एग्जाम दीजिएगा बीपीएससी के थ्रू, उसमें आपकी सफलता जो है सराहनीय होगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और ये जो चैनल है आपको सारे प्रश्नों को करा देगा, जिससे आपको छूटने की संभावनाएं कभी नहीं रहती है। आप परीक्षा में जाइएगा, देखिएगा प्रश्नों को, तुरंत टिक लगा दीजिएगा। ये मेरे तरफ से गारंटी है कि मैं आपको बिहार से रिलेटेड सारे प्रश्नों को करा दूंगा। सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी लेवल के भी हैं, सारे और बहुत सारे प्रश्न जो हैं जो बहुत सारी किताबों से भी हैं। तो यहाँ पे 5 प्रश्न आ रहे हैं कि बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। कौन सा जिला है जो बिहार का? तो ए कह रहा है कि सहरसा जिला, बी कटिहार जिला, सी पश्चिमी चंपारण जिला और डी मुंगेर जिला।
तो दोस्तों यहाँ पे जो कटिहार जिला हो रहा है, ये जो कटिहार जिला है ये पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन सा? तो कटिहार जिला। ओके, तो इस बात को आपको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है उत्तरी भारत में अगर कह दें तो उत्तर में अररिया हो जाता है, अररिया जिला। उत्तर में जो होता है अररिया जिला हो जाता है। ओके, जगह तो नहीं है साथियों। इसके बाद दक्षिण में कटिहार होता है। दक्षिण में जो ये है ये कटिहार जिला है, दक्षिण में कटिहार जिला है। और भागलपुर जिला भी है, और पश्चिम में मधेपुरा और सहरसा जिला आएगा। ये सब जो है पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर जिले, पश्चिम बंगाल के जो है पश्चिम बंगाल के, देखिए यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल के कौन सा जिला से ये जो है बिहार का जिला टच करता है, तो इस चीज को भी आप जरूर याद करते चलिएगा। दिनाजपुर जिला, जो पश्चिम बंगाल का एक जिला है दिनाजपुर जिला, और हाँ ये जो जिले हैं ये इनसे क्या करते हैं, सटे हुए हैं। कौन कौन से जिले? अररिया जो है उत्तर में है, दक्षिण में कटिहार और भागलपुर हो जाएगा, पश्चिम में मधेपुरा हो जाएगा, और जो मधेपुरा और सहरसा जिला हो जाएगा। ये जिला है पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिला से सटे हुए हैं। और बिहार के ये जो है जिले हैं ये किशनगंज जिले के सीमे पर हैं। आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला 6 नंबर। 6 जो यहाँ पे प्रश्न कर है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल, यहाँ पे देखिए आ गया है नेपाल देश है, के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे सीतामढ़ी जिला, गोपालगंज जिला, सहरसा जिला और मुजफ्फरपुर जिला। तो देखिए साथियों, यहाँ मेरा मोटो था कि थोड़ा इससे भी सीमा से संबंधित हम प्रश्नों को कुछ ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न जो है सीमा से भी रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो मैंने यहाँ से प्रश्नों को ले लिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। सीतामढ़ी जो जिला है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इसमें से कितने जिले आते हैं जो नेपाल के सीमा के साथ, नेपाल के जो सीमा है उससे साझा करते हैं? बिहार का जिला। तो 7 जिला जो है बिहार का, ये जो नेपाल की सीमा के साथ साझा करता है। कौन कौन सा जिला हो जाएगा? तो देखिए साथियों, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। इसके बाद जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हो जाएगा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी हो जाएगा। चौथा मधुबनी हो जाएगा, चौथा मधुबनी हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर पर देख सकते हैं सुपौल होगा, 6 नंबर पर अररिया हो जाएगा, और 7 नंबर पर कौन सा हो जाएगा? किशनगंज जिला हो जाएगा। 7 नंबर पर किशनगंज जिला हो जाएगा। ओके, याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो बिहार के जो 7 जिले हुए हैं ये जो नेपाल की सीमा के साथ जो है ये अपना जिला साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण जिला, पूर्वी चंपारण जिला, सीतामढ़ी जिला, मधुबनी जिला, सुपौल जिला, अररिया जिला और किशनगंज जिला। आप लोग को जरूर मन में याद कर लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 7। यहाँ पे 7 जो प्रश्न कर है कि बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? अब आ गया उत्तर प्रदेश के साथ जो है कौन सा जिला है जो बिहार का वह साझा करता है? वैशाली जिला, दूसरा बी में सिवान जिला, सी पटना जिला और डी में अरवल जिला। तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। सिवान जिला जो है, सिवान जिला जो है यह उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा को साझा करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो कौन सा जिला है? तो बलिया जिला, उत्तर प्रदेश का जो है बलिया जिला, ये हाँ बलिया जिला जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर स्थित है। बलिया जिला है यह उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सीमा है यहाँ पे स्थित है। ओके, तो सिवान जिला यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला 8 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 8 प्रश्न कर रहा है कि बिहार का कौन सा जिला, यहाँ पे आ गया झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा जिला है? गया जिला, समस्तीपुर जिला, मुंगेर जिला और पूर्णिया जिला। तो दोस्तों यहाँ पे जो ए विकल्प हो रहा है यह सही हो रहा है। गया जिला जो है ये झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। गया जिला हो गया, उसके बाद औरंगाबाद जिला हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा,
पूर्णिया जिला हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा और कटिहार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके मन में विचार आ गया होगा कि सर जी गया को तो ले लिए, लेकिन अभी अभी आप पूर्णिया को भी बताए हैं। तो देखिए साथियों, इसका जो मेन क्रम होता है, झारखंड के साथ जो सीमा करने का एक क्रम होता है, पहले गया आएगा, इसके बाद औरंगाबाद जिला आ जाएगा, इसके बाद रोहतास आ जाएगा साथियों, इसके बाद शेखपुरा आ जाएगा, पूर्णिया आ जाएगा, इसके बाद नालंदा आएगा, इसके बाद कटिहार आएगा। तो सबसे पहले गया आ रहा है, तो इसलिए मैंने गया ऑप्शन को टिक किए हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9 प्रश्न पे। 9 यहाँ पे जो प्रश्न कर है कि बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो बिहार के ऐसे 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के सीमा के साथ अपनी साझा करते हैं। तो मैं आपको बता देते हैं, आप जरूर उस चीज को याद कर लीजिएगा। पहला जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, दूसरा हो जाएगा गोपालगंज, तीसरा जो हो जाएगा सिवान हो जाएगा, चौथा जो हो जाएगा सारण हो जाएगा, 5 जो हो जाएगा भोजपुर हो जाएगा, 5 भोजपुर हो जाएगा, इसके बाद 6 बक्सर हो जाएगा, 7 नंबर पर कैमूर हो जाएगा और लास्ट में बचता है रोहतास जिला। ये लास्ट में हो जाएगा रोहतास जिला। तो मैं आप लोग को सारे जिले का नाम बता दिए, आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके बाद 10 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 10 जो कह रहा है कि बिहार के कितने जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो जस्ट मैंने अभी बताए हैं, तो 3 ऐसे जिले हैं जो बिहार के व पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन सा जिला है दोस्तों? तो पहला जिला जो हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, पहला किशनगंज हो जाएगा, दूसरा पूर्णिया हो जाएगा, दूसरा पूर्णिया हो जाएगा और तीसरा जो हो जाएगा कटिहार हो जाएगा। 3 जिले का नाम आप जरूर याद करिएगा जो पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ सटे हुए हैं। आगे देखिए प्रश्न 11 जो प्रश्न है कि बिहार के कितने जिले हैं जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने जिले हैं? तो इसमें से 7 जिले हैं जो बिहार के व झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। जस्ट मैंने अभी बताए आपको। रोहतास हो जाएगा, पहला में रोहतास हो जाएगा, दूसरा में कौन सा हो जाएगा औरंगाबाद हो जाएगा, तीसरा में कौन सा हो जाएगा गया हो जाएगा, चौथा में कौन सा होगा नवादा हो जाएगा, ओके, 5 में कौन सा हो जाएगा जमुई हो जाएगा, 6 में बांका हो जाएगा, इसके बाद 7 में भागलपुर हो जाएगा। ओके, तो 7 हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 12। यहाँ पे जो 12 प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि बिहार के कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बिहार के कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन 7 जो है ये सही हो रहा है। 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पीछे के प्रश्न में आप लोग को मैं जरूर बताए हैं। तो देखिए, तो प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो 7 जिले कौन कौन से हैं फिर से मैं आप लोग को बता देते हैं, जरूर आपने ध्यान में रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं एक एक प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते चले हैं और वहां से भी प्रश्न बनने के अक्सर चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मैं वहां से ऐसे पॉइंट को उठाता हूं जहां से प्रश्न के आगे बनने की ज़्यादातर संभावनाएं रहती है। 7 जिले कौन कौन समझेंगे? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तीसरा में हो जाएगा सीतामढ़ी, चौथा में मधुबनी, 5वां में सुपौल, 6 में अररिया, 7वां में किशनगंज। याद हो जाएगा आप लोग का, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 13। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है ये 13 जो प्रश्न करे कि पटना सचिवालय के वास्तुकार कौन थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये देख सकते हैं पटना सचिवालय का यहाँ पे मैंने फिगर ले लिया है, चित्र ले लिए हैं। तो ए ऑप्शन देखिए कह रहा है कि यहाँ पे रॉबर्ट फेलो चिस्लोम, बी कह रहा है कि जोसेफ पी मुनगिन्स, सी कह रहा है कि चार्ल्स मांट और डी कह रहा है कि विलियम एमसर्न। तो यहाँ पे कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है, जोसेफ पी मुनिगन्स ये जो थे ये पटना सचिवालय के वास्तुकार माने जाते थे, क्योंकि जो पटना जो है सचिवालय ये पटना शहर के उल्लेखनीय इमारतों में से एक माना जाता है। कौन सा? तो ये पटना का सचिवालय। ओके, और ये जो है इसको बनाने के लिए जो आए थे ये कहाँ के थे? तो सिडनी के थे। ये कहाँ के दोस्तों थे? तो सिडनी के वास्तुकार जोसेफ मुनिगन्स ये जो थे इनके द्वारा जो है
इस पटना सचिवालय का डिजाइन तैयार किया गया था। अब 1913 से 1917 के दौरान कलकत्ता के मार्टिन बर्न द्वारा इसको बनाया गया था। कलकत्ता के ये तो शिल्पकार थे, इसको तो कर दिए थे, डिजाइन तैयार किए थे, लेकिन 1913 से 1917 के बीच ये कलकत्ता के जो थे कौन थे, तो मार्टिन बर्न थे। मार्टिन बर्न, इनके द्वारा जो है इसको बनाया गया था। ओके, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 14। यहाँ पे जो 14 प्रश्न कर है कि बिहार में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी जीवित बराबर गुफाएं कहाँ स्थित है। तो आप यहाँ पे चित्र में देख लिए कि जहानाबाद सर जी, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि जहानाबाद जो जिला है ये यहाँ पे चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी जीवित बराबर गुफाएं जो है जहानाबाद जिला में स्थित है। ठीक है, हाँ ये तो आपको पता हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें इसके बारे में, जहानाबाद के बारे में बताएं, तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जहानाबाद का जो है पुराना नाम क्या था। जहानाबाद नाम कैसे पड़ा, तो जहानाबाद का जब पुराना नाम था भेलावर था। भेलावर था, इस बात को आप जरूर साथ में याद करते चलिएगा। जहानाबाद का पुराना नाम भेलावर था, बाद में ये जो था जहाहार के नाम पर जहानाबाद पड़ा है। पुराना नाम भेलावर था और जहाहार के नाम पर ये जो है जहानाबाद जिला पड़ा है। और 1872 में जहानाबाद अनुमंडल की स्थापना हुआ था। जहानाबाद जो अनुमंडल है, अनुमंडल, इसका स्थापना 1872 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। ओके, और इस जिले को जो है 1 अगस्त 1986 इस जिले को मतलब दर्जा प्रदान किया गया जहानाबाद जिले को। यहाँ पे कह सकते हैं चट्टानों को काटकर बनाई गई बराबर गुफाओं और शहर के परिदृश्य को दर्शाने वाले कई हिंदू मंदिर जो है यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध हैं, जिससे यह जो जहानाबाद शहर है यहाँ पे बहुत सारे यात्रियों का दिलचस्प जो है मतलब अनुभव को बढ़ाता रहता है। ओके, और जहानाबाद जिला जो है भारत के बिहार राज्य का एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय मतलब जिले का मुख्यालय जहानाबाद ही है। और यहाँ के क्षेत्र मतलब यहाँ के जो लोग हैं क्या बोलते हैं, तो यहाँ के लोग जो है मगही बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला, आपको मैंने इसके बारे में अच्छे से बता दिए। यहाँ पे 15 प्रश्न जो कर है कि वैशाली जो शहर है किस गणराज्य की राजधानी था। वैशाली जो शहर है किस गणराज्य की राजधानी था। लिच्छवी, पाली, कुरु, शाक्य। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं फिगर में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है, लिच्छवी। यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये लिच्छवी सही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वैशाली जो था पाली वैशाली प्राचीन शहर का जो शहर है पटना के उत्तर में उत्तर जो पश्चिम जो बिहार राज्य है वह गंडक नदी पर स्थित है। ओके, और यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म के आगमन से पहले ही वैशाली शहर जो था जीवंत गणतंत्र लिच्छवी राज्य की राजधानी हुई थी। ओके, अगर शायद बात करें कि वैशाली जो है दुनिया का दूसरा गणराज्य भी था। ठीक है, इसको भी याद करिएगा, और प्राचीन ग्रीस के गणराज्य के समान भी था। और वैशाली जो है ये वैशाली शहर जो है एक प्राचीन महानगर और वैशाली राज्य के गणतंत्र की राजधानी है। और यह वर्तमान जो है बिहार राज्य के हिमालय गंगाई क्षेत्र का एक हिस्सा माना जाता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 16। यहाँ पे जो 16 प्रश्न कर है कि भारतीय राज्य जो है बिहार में छात्रों द्वारा प्रसिद्ध बिहार आंदोलन कब शुरू किया गया था। 1964, 74, 84 और 94। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है 1974। यहाँ पे 1974 जो है ये सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1974 में छात्रों के द्वारा जो है यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ था। क्यों आंदोलन शुरू हुआ था साथियों, क्योंकि ये माना जाता है कि जेपी आंदोलन, ये जो था जेपी आंदोलन को बिहार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 18 मार्च 1974, इस डेट को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा।
18 मार्च 1974 में भारतीय राज्य कि जो बिहार में छात्रों द्वारा इस चीज को शुरू किया गया था। और यह जो था एक राजनीतिक आंदोलन था, मतलब राजनीतिक से संबंधित आंदोलन था। इसका जो नेतृत्व राज्य सरकार में कुशासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी के नाम पर लोकप्रिय गांधीवाद समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो देखिए यहाँ पे इसका जो है आंदोलन का शुरू हुआ था। अब साथियों इसका मुख्य कारण क्या था, ये भी पूछा जाता है प्रश्न में, इसका मुख्य कारण क्या था। तो जो यहाँ पे बताए हैं डेट आपको कि 8 मार्च 1974 को बेरोजगारी एवं खदानों की कीमतों में हुई वृद्धि, उसमें वृद्धि हुआ था। इसके कारण बिहार में के जो छात्र थे वह सरकार के खिलाफ विरोध छेड़ दिए थे, जिसे हम लोग छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो आप इस डेट को जरूर याद कीजिएगा, 18 मार्च 1974। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 17 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन शहर के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, अजातशत्रु, अकबर, चंद्रगुप्त, शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये सही हो रहा है, अजातशत्रु को जाना जाता है। पाटलिपुत्र के जो प्राचीन शहर के संस्थापक है ये कौन है, तो अजातशत्रु है। देखिए यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट बताते हैं कि जो पाटलिपुत्र जो है एक प्राचीन शहर है और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये मगध था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये क्या था, तो मगध था। ओके, इस चीज को भी आपको याद रखना। इसकी जो पहले राजधानी थी राजगृह थी, इसकी जो पहले राजधानी थी राजगृह थी। और यहाँ पे भी उदयन के द्वारा कुछ यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं साथियों। तो उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। उदयन यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे इसका उदयन का जिक्र नहीं किया है। और पाटलिपुत्र को हम लोग अब जो है पटना शहर के नाम से जानते हैं, जो बिहार की राजधानी है। और उदयन जो वह शासक था जिसने सबसे पहले मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 18। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। 18 यह प्रश्न कर है कि बिहार में किस थर्मल पावर स्टेशन को पहले एनर्जी पार्क के रूप में विकसित किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, एनर्जी पार्क के रूप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं थर्मल पावर है। अब ये कौन सा थर्मल पावर है, इसको थोड़ा सा याद करना होगा। यहाँ पे कर बिगहिया थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, और यहाँ पे दिया गया बक्सर थर्मल पावर प्लांट, वही स्टेशन थर्मल प्लांट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये सही रहा है, कर बिगहिया थर्मल पावर स्टेशन। कर बिगहिया थर्मल पावर स्टेशन ये जो है 2018 में बिहार कैबिनेट के जब फैसला हो रहा था कर बिगहिया थर्मल पावर स्टेशन के बारे में, तो वहाँ पे एनर्जी पार्क बनाने का उस समय विचार चल रहा था। कौन सा पार्क चल रहा था, तो एनर्जी पार्क बनाने का कैबिनेट में उस समय विचार विमर्श हो रहा था। तो बाद में यहाँ पे इसे पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रस्ताव को वहाँ पे पारित कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद कुछ जानकारी मिलने के उपरांत जो है इस म्यूजियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है इस साल, म्यूजियम जो कॉम्प्लेक्स है इस साल इसका निर्माण जो है मार्च महीने से शुरू हो जाएगा। मतलब मार्च महीने में शुरू हो गया होगा और इसका जो 2023 तक इसको बनाने का पूरा लक्ष्य तैयार किया गया है कि इसको हम लोग 2023 तक इस कॉम्प्लेक्स जो है म्यूजियम कॉम्प्लेक्स को हम लोग बना देंगे। ओके, तो कर बिगहिया थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 19। देखिए 19 जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के सबसे पुराने और बड़े औद्योगिक नगरों में से एक डालमिया नगर जो है किस उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो डालमिया नगर है ऑप्शन डी सही हो रहा है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। उस समय जो कह सकते हैं करीब 4 दशक पहले बिहार के उद्योग जगत का जो सिरामौर रहा था वह रोहतास जिला था। और रोहतास जिला का वह कौन सा जिला है, मतलब रोहतास जिले में ही आता है एक डालमिया नगर। ये कभी शक्कर के लिए प्रसिद्ध होता था यहाँ पे, ये कभी कागज यहाँ पे होता था, कभी वनस्पति होता था, कभी तेल होता था, कभी सीमेंट होता था, कभी रसायन, बहुत सारे यहाँ पे जो है उद्योग जो है विख्यात थे। और डालमिया नगर जो है भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से एक माना जाता है। यह बिहार के रोहतास जिले
में सोन नदी के तट पर डिहरी ऑन सोन पर क्या है, ये स्थित है। आप इस चीज को यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। और 1970 के दशक में 1970 के दशक के मध्य डालमिया नगर की समृद्धि में गिरावट आने लगी, क्योंकि यहाँ पे जो औद्योगिक शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही थी, और यहाँ पे स्थानीय जो माफिया, डकैती और अपहरण जो था लिप्त थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे अधिकारियों और पेशावरों ने यहाँ पे जो काम करते थे उन्होंने इस काम को छोड़ना बंद कर दिया, जिससे ये जो कारखाना है इस पर कुप्रबंधन हो गया। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, मैंने बता दिए। आगे प्रश्नों को देखिए, 20 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 20 प्रश्न कर रहा है कि बिहार के किस शहर को बिहार की चिकित्सा नगरी भी कहा जाता है। तो बिहार का जो ऐसा दरभंगा जो जिला है, इसे हम लोग चिकित्सा नगरी के नाम से जानते हैं। ओके, तो दोस्तों आगे हम लोग 20 प्रश्नों को लिए हैं, सारे प्रश्नों को मैंने आपको डिटेल से बता दिए, आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज के लिए हम लोग आज की जो लेक्चर हुई, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर करने में अपना जो रोल है जरूर उसे निभाइएगा साथियों। तो बस मेरा जो आप लोग से यही प्यार बना रहेगा। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है, तो स्वतंत्रता दिवस को आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो हम लोग पीछे के लेक्चर में 1330 तक प्रश्न कर चुके थे और आगे देखेंगे 1331 प्रश्न को। ये जितने सारे प्रश्न आपको आज की क्लास में मिलेंगे वह एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी लेवल के प्रश्न मिलेंगे। तो लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए 1331 प्रश्न को, 1331 प्रश्न है कि यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, मतलब भारत का नागरिक हो, तो हम हो जाते हैं। तो हम जो हो जाते हैं उस जन्मजात नागरिक हो जाते हैं। भारतीय जब नागरिक की बात कर दिया तो हम जो होते हैं जन्मजात नागरिक हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो विकल्प ए हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। 1332 प्रश्न देखते हैं। 1332 प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है। तो वो लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें सामान्य नागरिकों की जो है भागीदारी अपनी होती है, अपनी सुनिश्चित करनी होती है। तो यहाँ पे ए विकल्प जो हो रहा है ये बिल्कुल अच्छे तरीका से सही हो रहा है। यहाँ पे सही ऑप्शन जो है ए है। ओके, 1333 प्रश्न देखिए। 1333 प्रश्न है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है। तो बड़े नगरों में जो बड़े बड़े नगर होते हैं, जैसे महानगर हो गया मुंबई, उसी तरह कह रहे हैं कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं कहलाती है वह नगर निगम कहलाती है। ये जो विकल्प हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1334 प्रश्न है कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो जो पंचायत समिति के जो प्रशासन होते हैं उसे हम प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको बीडीओ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों ए विकल्प जो हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। पंचायत समिति के प्रशासन की बात किया है, जो सरकारी अफसर होता है वह होता है बीडीओ, जिसको हम प्रखंड विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं। 1335 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मतलब बी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 1336 प्रश्न देखते हैं। 1336 प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है वह है 6। यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सत्य हो रहा है और यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, 1337 प्रश्नों को देखते हैं। 1337 प्रश्न है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चों को
पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। ठीक है, 14 वर्ष से कम जो लोग होते हैं, लोअर फैमिली के होते हैं, तो काम की तलाश में चल जाते हैं या पटाखे बनाने लगते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? हमारे देश में जो अधिकार बनाए गए हैं, कानून बनाए गए, तो यहाँ पे कौन से कानून का जो है अधिकार जो है असीमित हो रहा है, कौन सा उल्लंघन हो रहा है? तो बात करिए यहाँ पे दोस्तों, बी विकल्प सही हो रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हो रहा है यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 1338 प्रश्न है कि 1338 प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1339 प्रश्न देखिए, 1339 प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो वही दिलवाते हैं। यहाँ पे जो बी विकल्प हो रहा है सही हो रहा है। 1340 प्रश्न देखते हैं। 1340 प्रश्न है कि जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान कैसा है? तो जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है यह सही हो रहा है। 1341 प्रश्न देखिए, 1341 प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो बात करें, इनमें से कोई नहीं अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। बात करें यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं तीनों, तो इनमें से कोई भी जो अर्थव्यवस्था है इसको नियंत्रित नहीं करता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो दोस्तों डी विकल्प हो रहा है सही ऑप्शन को सही कर रहा है। 1342 प्रश्न है कि भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में अधिकांशतः जो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है वह है कृषि में। यहाँ पे जो ए विकल्प हो रहा है यह सही हो रहा है। 1343 प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो नगदी फसल की बात किया है कि इसमें से कौन सी जो फसल है जो नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो कपास जो हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर सही होगा, डी ऑप्शन, ये जो है नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। इसके बाद देखते हैं 1344 प्रश्न है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती जो है विकासशील राष्ट्र के रूप में या कह सकते हैं विकासशील राष्ट्र के संदर्भ में होती है। तो यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है यह सही हो रहा है। 1345 प्रश्न देखते हैं कि भारत जो है बाहुल्य में आयात करता है। भारत जो है बाहुल्य में आयात करता है, एलपीजी का आयात करता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, एलपीजी हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखिए 1346 प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 1300 देखिए यहाँ पे 47 प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है। यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 1348। 1348 प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जरूर याद करिएगा, अच्छा प्रश्न है ये। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है खेल कूद के संदर्भ में, माफ कीजिएगा, फिल्म के संदर्भ में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के संदर्भ में दिया जाता है। यहाँ पे जो राइट आंसर सही हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 1349 प्रश्न देखिए कि किस राज्य में एलोरा की गुफाएं पाई जाती है? तो उस राज्य का नाम हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो है एलोरा की गुफाएं पाई जाती है। 1350 प्रश्न है कि विडंबना, माफ कीजिएगा, विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? विंबलडन चैंपियनशिप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1351 प्रश्न देखिए, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में हो जाएगा। रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान कहाँ पे है? तो राजस्थान में शहर में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ये सरल सा प्रश्न आ गया है कि 1352 की भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आप लोग को पता है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। 1353 प्रश्न देखिए, 1353 प्रश्न है कि श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? सुंदर सा प्रश्न है। श्वेत क्रांति की बात आ गया तो वह दूध उत्पादन से रिलेटेड हो जाएगा। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1354 प्रश्न देखिए, 1354 प्रश्न है कि नील नदी गिरती है। नील नदी गिरती है, तो नील नदी की बात आ गया, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए 1355 प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो सर्वाधिक वर्षा के लिए मानसीराम जो है यह स्थान पर सबसे ज्यादा जो है वर्षा होती है। 1356 प्रश्न देखिए 1356 प्रश्न है कि कोचीन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। कोचीन जो है जहाज निर्माण के लिए, जहाँ पे जहाज का निर्माण होता है, बनाया जाता है ढांचा हो, तो वहां पे कोचीन उसके लिए प्रसिद्ध है। ये विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 1357 प्रश्न है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। काला सागर जो है रूस देश के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है सही हो रहा है। 1358 प्रश्न देखिए 1358 प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान राज्य में निर्मित की गई है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहा है सही हो रहा है। 1359 प्रश्न देखिए कि भारत में आलू कौन लाए थे। भारत में आलू कौन लाए थे, तो पुर्तगाली के द्वारा जो है भारत में आलू को लाया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1360 प्रश्न है कि विवादास्पद पुस्तक लाजा किसके द्वारा लिखी गई, इस राइटर का क्या नाम है। तो इसका नाम है तस्लीमा नसरीन के द्वारा जो है विवादास्पद पुस्तक लाजा को लिखा गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। 1361 प्रश्न देखते हैं। 1361 प्रश्न है कि ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी। जैसे आज 15 अगस्त है, तो ए मेरे वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी, ये गीत जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये प्रदीप के द्वारा लिखा गया है गीत है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 1362 प्रश्न है दोस्तों। 1362 प्रश्न है कि गुलबदन बेगम क्या थी। तो गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की लेखिका थी और हुमायूं की बहन थी। 2 और 4 विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। देखते हैं ऑप्शन में दिया है, जी हाँ दिया है। तीसरा विकल्प में यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया है 2 और 4 सही है। तो याद करिएगा गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की लेखिका थी और हुमायूं की बहन थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1363 प्रश्न है कि संविधान का 74वां संशोधन किससे रिलेटेड है। तो संविधान का जो 74वां संशोधन है वह शहरी स्थानीय संस्थाओं से रिलेटेड है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1364 प्रश्न है कि ए एम खुसरो मतलब अमीर खुसरो जो थे ये किससे रिलेटेड है। तो ये 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ए एम खुसरो। माफ कीजिएगा, अमीर खुसरो की नहीं बात किया है, ए एम खुसरो की बात किया है। तो ये 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए 1365 प्रश्न है कि स्वराज दल का विश्वास था। स्वराज दल का विश्वास किस पर था। तो संपूर्ण स्वराज में जो था स्वराज दल का विश्वास था। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 1366 प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बात करें तो महादेव गोविंद रानडे जो है यह जस्टिस पार्टी से रिलेटेड नहीं है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो रहा है। ये ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, आप लोगों को समझ में अच्छी तरीका से आ रहे होंगे प्रश्न। 1367 प्रश्न है कि ऋग्वेद काल के देवता किसे माना जाता है। ऋग्वेद काल के देवता जो है इंद्र और अग्नि को माना जाता है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1368 प्रश्न देखते हैं। 1368 प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षु बन गई थी उसका क्या नाम था। तो वह उनका नाम जो था आम्रपाली था। यहाँ पे जो ए विकल्प हो रहा है सही हो रहा है। 1379 प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि का वेग कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। तो सूखी हवा से लेकर नमी हवा में जो ध्वनि का वेग होता है दोस्तों बिल्कुल अधिक होता है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो रहा है। 1370 प्रश्न देखिए। एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो वह झूलने की समय की अवधि क्या होती है, घट जाती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो रहा है। सीधा सीधा लग रहा है कि वह झूले के समय की अवधि से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 1371 प्रश्न देखिए कि 2 रेल संधियों के बीच का अंतराल रखा जाता है। दो रेल संधियों के बीच का जो स्थान रखा जाता है वह रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए जो है उसको स्थान को रखा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1372 प्रश्न देखिए। 1372 प्रश्न है दोस्तों कि एक चमकते धातु के फलक जिसमें एक खुरदार काले धब्बे हैं जो लगभग 4000 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो एवं तुरंत एक अंधेरे कमरे में ला दिया जाता है। तो इसके बाद वहां पे क्या परिणाम देखने को मिलता है। यहाँ पे कथन सही करना है कि फलक के जो सभी जगह की अपेक्षा धाबा जो है उज्जवल तर दिखाई देगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है।
यहाँ पे देखते हैं 1373 प्रश्न जो है कि कई वस्तुएं अधिक निम्न ताप पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठती है, इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? तो इन वस्तुओं को हम अतिचालक के नाम से जानते हैं। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1374 प्रश्न है दोस्तों कि यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उसमें उत्पादित जो ऊष्मा होती है वह चौगुना हो जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 1375 प्रश्न है दोस्तों कि एक 200 वोल्ट 50 वाट की विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है तो 1 किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत कितनी होती है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये और बहुत ये मस्त प्रश्न भी है। तो इसमें अगर बात करें तो इसको बनाना होगा किलोवाट्स यूनिट। किलोवाट्स यूनिट का एक फार्मूला होता है दोस्तों, वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा बटा में कितना होता है 100। तो यहाँ पे 50 वाट दिया है, घंटा कितना दिया है 22 दिया है और 1000 वाट होता है। कितना होता है दोस्तों 1000 वाट होता है। तो यहाँ पे कटा देंगे तो 50 दूनी के 100 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से 11 कटाएंगे, यहाँ से 10 कटाएंगे, 11 बटा में 10 बराबर 1.1। यहाँ पे जो डी विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 1376 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो न्यूट्रॉन यहाँ पे और प्रोटॉनों की संख्या जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 1377 प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो है द्रुत न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए जो है भारी जल का प्रयोग होता है दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो रहा है। 1378 प्रश्न है कि पृथ्वी की परपट्टी में सबसे बहुमूल्य तत्व कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे यह सही होगा, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, बहुमूल्य तत्व होता है। 1379 प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1380 प्रश्न है कि तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश होते हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या होते हैं उनको हम संभारी के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। 1381 प्रश्न देखिए 1381 प्रश्न है कि केंद्रक का उस इसके न्यूक्लियन से गठन इसमें होता है, क्या होता है? सुंदर सा प्रश्न है। इसके न्यूक्लियन के गठन में द्रव्यमान में जो है घटाव होता है। ए विकल्प सही हो रहा है। 1382 प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक होता है? किसका उच्चतम गलनांक होता है? सोडियम क्लोराइड का उच्चतम गलनांक होता है NaCl जिसको हम कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो रहा है। 1383 प्रश्न देखिए दोस्तों 1383 प्रश्न एक निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है वह कौन सा विखंडित होगा? तो वहां पे जो है सिल्वर नाइट्रेट विखंडित हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1384 प्रश्न देखिए कि ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमान के लिए अच्छा सूचक होता है। तो इसके बात करें ऑक्जेलिक यहाँ पे जो होगा फेनोल्फेथिन, यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। 1385 प्रश्न देखिए 1385 प्रश्न है कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो यहाँ पे जो है तांबा अवक्षेपित हो जाता है। यहाँ पे ए विकल्प सही हो रहा है। 1386 प्रश्न है कि जल के क्वथनांक को तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जल के क्वथनांक को तापक्रम के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है क्योंकि जल का जो वाष्प दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1387 प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि जब किसी घोल को एक अर्ध परागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब वह जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे परासरण के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। और लास्ट प्रश्न देखते हैं 1388 की जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है। तो जल स्नेहक कोलाइडी को जो है यहाँ पे जल स्नेहक कोलाइडी को हम लोग द्रव स्नेही के रूप में जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो ये क्लास में हम लोग 1388 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को ये क्लास आज का? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिंद, जय भारत।